नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, विशेषकर इन छोटे छोटे बच्चों का जो अपना समय निकाल कर, या हम कहते हैं कि अगर विद्या मंदिर में वो आए हैं तो विद्या मंदिर में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपको शिक्षा मिले और संस्कार मिले। इसके साथ ही अगर कोई बच्चा हमारे साथ यहाँ बैठा हुआ है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलने जा रहा है। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा आप देखेंगे कि आपको हम आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे की प्रतिभा अपार होती है। वो शायद खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, उसके माँ बाप भी नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। हमारे सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। अभी जो फ़ोटो आपके सामने लगी हुई है डॉक्टर अब्दुल कलाम की, उनके बारे में आप सब जानते होंगे। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? हाँ, लेकिन एक बात थी कि उनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि देश की सेवा हो और उनका नाम रोशन हो। तो मैं आप सभी का, पहले बच्चों का मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसमें शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी, और साथ ही मैं अपने साथ बैठे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं कि वो यहाँ पर समय निकाल कर आए। मुझे उम्मीद है कि आप उनका स्वागत ताली बजाकर करेंगे। आज हम यहाँ पर न्यू होली फेथ पब्लिक स्कूल नजफगढ़ में बैठे हुए हैं, और ये स्कूल 2005 से बना है। इसमें जो विशेष पदाधिकारी हैं उनसे पहले मैं अपने साथ डॉक्टर श्री किशन जी से मैं कहता हूँ कि वो नमस्ते करें, आपको स्वागत करें। मैं रेखा राठी जी से आपका परिचय कराता हूं। वैसे मेरे परिचय कराने की ये मोहताज नहीं है, ये आपकी डायरेक्टर हैं, ठीक है। इनका स्वागत करिए। फिर मनीष कुमार जी बैठे हुए हैं, मनीष कुमार तेहलान जी, जो प्रिंसिपल हैं। फिर मिस मालती जी हैं जो कि ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। फिर मिस मीरा जी हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब मैं अपने साथ बाएं साइड बैठे हुए लोगों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं। अब मेरे बाएं गीता जी बैठी हुई हैं जो आपको हिंदी पढ़ाती हैं। फिर प्रीति जी हैं जो कि आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। फिर सुमित्रा दुबे जी हैं जो कि मैथ्स पढ़ाती हैं। वैसे तो ये सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया हैं, इससे आपका भविष्य बढ़िया बनेगा। आप ये सब पढ़ते हैं, आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा भी होगा कि हमें आगे जाके क्या करना है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर श्री किशन जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा और साथ ही इसके बारे में बताएं कि आज हमारा क्या क्या एजेंडा है, और ये जो समय हम आपका ले रहे हैं उसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे। तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारा जो उद्देश्य है, हम सभी स्कूल्स में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे हायर एजुकेशन के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज को लेके हम थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर में किस तरीके से अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं और आप अपने करियर गोल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा रेखा मैडम का, मनीष सर का,
कि जैसे ही हमारा इनसे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने इमीडिएटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और हमें ओबलाइज किया इसके लिए कि ठीक है सर, आप हमारे बच्चों को इस तरीके के प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताएं। तो हमारे प्रोग्राम की जो रूपरेखा है, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आप समझते हैं मल्टीपल मतलब बहुत सारे अलग अलग आयाम जिनसे हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, रेगुलर कोर्सेज हैं आपके, या फिर आप डिस्टेंस से करें या ऑनलाइन से करें। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ये पॉलिसी अराउंड 34 ईयर के बाद में ये इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसको रेगुलराइज किया गया है और बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, हर्डल्स भी हैं और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब जानना ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है और उसकी अपॉर्चुनिटी हम कैसे ले सकते हैं। ये सबसे पहली बात आती है कि जब हम अपनी एजुकेशन स्ट्रीम, अपना कैरियर जब हम इनको चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस स्ट्रीम से मेरा कैरियर ऑप्शन बेटर रहेगा और मैं बेस्ट कर पाऊंगा। तो जब हम इस तरीके की सिलेक्शंस करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक एडवाइस हमारे पेरेंट्स की आती है, फिर इन्फ्लुएंस आता है कि आपकी सोसाइटी में आपके नेबर ने ये किया और उसने ये गोल अचीव किया तो आप भी वो करें। रिलेटिव्स का आता है कि आपके मामा के, फूफा के बेटे ने ये किया तो आप भी ये स्ट्रीम लें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सबकी अपनी एक धारणा बन जाती है कि आप इस तरीके से आप अपना गोल अचीव करें। वहाँ पे एक गैप आता है कि बच्चे की इंडिविजुअल नीड क्या है, उसका आईक्यू, उसका एप्टीट्यूड क्या है, तो वो क्या कर सकता है और वो चीज़ें कौन क्लियर करेगा, वो आप लोग क्लियर करेंगे कि ठीक है किसी ने ये गोल अचीव किया होगा, वो हो सकता है उसका एप्टीट्यूड हो, उसका आईक्यू हो, बट मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। आपको ये चीज़ें ओपनली डिस्कस करनी होगी, मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है और मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। जब आप इस तरीके के डिसीजन बनाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अपने आप को अनबायस करें, इन्फ्लुएंस ना हो किसी से। जबकि जो फैक्टर मैंने बताए हैं उसके बाद एक अहम फैक्टर ऐसा भी है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो आपका पीयर ग्रुप है, आपके क्लासमेट्स हैं। कि आप छोटी क्लास से आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रोंग हो जाता है साथ पढ़ते पढ़ते, तो जब हम लोग 10th पास आउट करते हैं और स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त भी हम ये नहीं सोचते कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे ये स्ट्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके के डिसीजन तो बना सकते हैं जो आपके हाथ में है, लेकिन उसका निर्णय क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो शायद आप लोगों को आज नहीं समझ आएगा। अगर मैं फिजिकल चेंजेस की बात करता हूँ, किसी बच्चे की हाइट है 6 फीट और किसी बच्चे की हाइट रहेगी 5 फीट 6 इंच 7 इंच, तो वहाँ कंपटीशन क्यों नहीं आता कि तू और हम साथ में पढ़े हैं, बचपन से साथ पढ़े हैं, तेरी हाइट इतनी कैसे बढ़ गई, मेरी क्यों नहीं बढ़ी। सो जो फिजिकल चेंजेस हम देख सकते हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो फिजिकल चेंजेस हम नहीं देख सकते, जो मेंटल चेंजेस हैं उनको हम नहीं देख पाते। तो जरूरी है कि आप किसी से इस तरीके की तुलना ना करें, आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जैसे मैंने कहा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करते हैं रेगुलर कॉलेजेस की, आप लोगों को पता है कि पहले आप लोगों का एडमिशन किस बेस पे होता था, मेरिट बेस पे होता था कि आप लोगों के एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आते थे तो कॉलेज आपकी रैंक के हिसाब से आपको ले लेता था। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है।
अब आपका एग्जाम हो गया है, एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, तो उस एग्जाम के बेस पे ही आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो नंबर प्रायोरिटी नहीं रही। अब आप लोगों की प्रायोरिटी आपका बेसिक लर्निंग हो गई है, आपकी रूट लर्निंग हो गई है कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। अगर आपने मगअप करके कोई चीज़ें की थी, नंबर लिए थे, या चीटिंग की थी, नंबर अच्छे आ गए थे, तो वो चीज़ें अब शायद काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा? आपका बेस, आपका आधार, कि आपने किस तरीके से अपनी एजुकेशन को लिया और किसी भी एरिया को आपने फ्री नहीं छोड़ा, आप अनटच नहीं रहे उस एरिया से, तो उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात आती है कि क्या सभी को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है? कितनी, हमारे पास अप्रोक्स 66% यूथ है, क्या सभी को सभी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं? नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। कुछ बच्चों की मजबूरी होती है कि वो उस एजुकेशन को रेगुलर नहीं कर सकता। कुछ बच्चों का होता है कि कुछ करना ही नहीं चाहते रेगुलर एजुकेशन, उनके पास अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन वो करना नहीं चाहते। उसके पीछे रीजन क्या है? कि या तो वो किसी हायर एजुकेशन की कंपटीशन में है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ उनको टाइम की डिमांड है कि मुझे मैक्सिमम सेल्फ स्टडी का टाइम मिले और मैं उसको कर सकूं। तो यहाँ पे दूसरा आयाम आपका आ जाता है डिस्टेंस एजुकेशन का। जो पहले हम लोग जब एजुकेशन लेते थे और डिस्टेंस एजुकेशन से हम करते, तो हम लोग हमेशा ये सोच के चलते थे या तो ये पढ़ाई में स्लो लर्नर है, डफर है, पढ़ नहीं सकता, अच्छे से नहीं पढ़ रहा, इसलिए इसने कोरस्पोंडेंस से या डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी डिग्री कंप्लीट की। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अब हमारी इन डिग्रीज को इक्विवेलेंट मान्यता है कि चाहे आप रेगुलर लें, चाहे आप डिस्टेंस से लें, चाहे ऑनलाइन लें, तो यूजीसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे सभी डिग्रीज की सेम वैल्यू है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर आप रेगुलर एजुकेशन करते हैं तो आपको 1 to 3 ईयर आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा, आपका मनी और टाइम दोनों स्पेंड होगा। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं और पैरेलली आपने डिस्टेंस एजुकेशन को अपना आधार बनाया, तो आपके पास टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं। उसमें आप घर पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। वो चॉइस है आप लोगों की। ये एक प्लेटफॉर्म्स हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं कि ये एक जरिया हो सकता है। स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो सीबीएसई और एनईपी आपके 6 ऑनवर्ड मेरे ख्याल से स्किल एजुकेशन स्टार्ट कर दिए, जिसमें आप लोगों को क्लास में जो स्टडी कराई जाएगी वो आपको फील्ड विजिट भी कराया जाएगा, कि पास में आप किसी भी ब्यूटिशियन के उस पे जाएं, बार्बर की शॉप पे जाएं, सैलून में किसी में जाएं, या कंप्यूटर हब में जाएं आप, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखने को मिलेगी, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो कि मैं इस काम को देखने के बाद हाँ इजीली कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक एज फैक्टर है जहाँ पे आप अपने डिसीजन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी गोल्स आपके फ्लैक्चुएट करेंगे, जब आप 10th में 9th 10th में आएंगे फिर आपके गोल फ्लैक्चुएट करेंगे, 11th 12th पास आउट करने के बाद फिर गोल फ्लैक्चुएट करेंगे कि मैं अभी तक तो स्कूल की बाउंड्री में था, एक निगरानी में था, मुझे फ्री टाइम नहीं मिला। फिर आप आज़ाद हो जाएंगे, ना आपके पास यूनिफॉर्म की कोई बर्डन होगा, ना बाउंड्रीज होंगी, और आप लोग जैसा चाहेंगे वैसे ड्रेसअप होके आप जाएंगे। जिस टाइम स्लॉट को आप यूज़ करना चाहेंगे उस तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी। वहाँ आपको कोई वॉच नहीं कर रहा होगा, और जब आपको वॉच नहीं कर रहा होगा तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सामने आएगी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप बेहतर सोचते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप चीट करते हैं तो आप किसी और को चीट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो जरूरी है कि अपना एक डिसीजन बना के रखें, और एजुकेशन किसी भी फॉर्म में लें वो आपके लिए वैलिड होगी। इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर पहले क्या था, एजुकेशन हम लोग लेने गए, कॉलेज में गए,
और कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने कंप्लीट किया और किसी भी रीजन से, पहले हमारा एक सिस्टम हुआ करता था, गर्ल्स की मैरिज जल्दी कर देते थे जिस कारण से अपनी पढ़ाई छूट जाती थी, तो वो एक लाचारी हो जाती थी कि वो जीवन भर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन अब हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो गया इस मामले में कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने एक वर्ड सुना होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोर्स को अगर 1 साल पूरा किया और आपकी कोई भी दुविधा रही, चाहे आपके इकोनॉमिकल इश्यूज रहे, मेडिकल इश्यूज रहे, या आप मैरिड हो गए, या जो भी रीजन रहा, और आपने फर्स्ट ईयर में उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया करके कंप्लीट, तो आप 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आप करना चाहेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ना कि आपको फर्स्ट ईयर करने की। और इस बीच अगर आप फर्स्ट ईयर जो सर आपका डिप्लोमा है उसके बेस पे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी जॉब में जाना चाहते हैं जो जिसकी डिमांड फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा की है, वो फुलफिल आप कर रहे हैं, तो वो जॉब भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप पैरेलली सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, थर्ड ईयर में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारा एजुकेशन में 4 ईयर की आपकी डिग्री हो गई। 4 ईयर की अगर आप डिग्री करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन अगर आप 4 ईयर की करते हैं, आपने सुना होगा 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो 4 साल की अगर ग्रेजुएशन होती है तो उसमें क्या होगा, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हुआ, वो 4th ईयर में आप कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में आ जाते हैं। और अगर आप 4th ईयर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मास्टर्स 1 साल का कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर 2 साल का होगा। और एमफिल जो आप एमए के बाद में एमफिल हुआ करती थी पीएचडी से पहले, उसको अब एलिमिनेट कर दिया गया है, अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपका एक एजुकेशन का प्रोसेस है जो बहुत इजी भी हो गया और अच्छा भी हो गया है। इसमें स्किल एजुकेशन मैंने आपको बताया कि स्किल आप बचपन से सीखते आए हैं, तो जिस भी स्किल को आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कुकिंग में जाना चाहते हैं, मान लीजिए मैकेनिक आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छा सैलून खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपना एक फैशन हाउस खोलना चाहते हैं, आईटी हब खोलना चाहते हैं, आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं कि आपको सीए तो नहीं बन पाए लेकिन आप एक ऐसा अपना अकाउंटेंट का वो बना लें कि आप जो जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं और अपना सारा ऑडिट का काम वो लोग वहाँ पे करें, तो आप लोग उस लेवल पे वो काम कर सकते हैं अगर आपने वो स्किल्स डेवलप किए हैं। इसमें पैरेलली एक अपॉर्चुनिटी और आ गई है, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, जो इक्विवेलेंट टू बीए है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी कि जब हम बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज करेंगे तो उनमें हमारे पास क्या होगा कि हम 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारे पास 70% प्रैक्टिकल होगा तो हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन ले रहे होंगे उनकी तुलना में बीवोक वाला बच्चा ज़्यादा डिमांड में रहेगा। रीजन बिंग कि उसने 3 साल अपनी प्रैक्टिस की है उस काम में। एक बच्चा है जिसने कंप्यूटर में बीसीए किया या आपका डिप्लोमा कोर्स किया और उसको हमने सिस्टम पे बिठाया, और एक बच्चा ऐसा है जो 3 साल से उसी काम को कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जो बीसीए करके आज सिस्टम पे बैठा है उसकी, या 3 साल से जो बीसीए लेवल की अपनी प्रैक्टिस करता आ रहा है, उस प्रोग्रामिंग को कर रहा है, उसकी ज़्यादा होगी। नो डाउट कि जो आप 3 साल से अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं और आप अपने कोर्स के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, आप प्रैक्टिकली काम करते जा रहे हैं। आप 2 लोगों को पानी के तालाब में डाल दिया, दोनों को तैरना इतना आता है कि डूबेंगे नहीं, लेकिन स्विमर कौन बनेगा? एक तो आया, बाहर निकला और उसने अपनी स्टडी पे फोकस किया, बात खत्म। एक ने अपने स्किल्स डेवलप किए कि मैं इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी ला सकता हूँ, कितनी स्पीड ला सकता हूँ, मैं किसी कंपटीशन को जीत सकता हूँ क्या। तो उस कंडीशन में
अगर फिर दोबारा से उन 2 बच्चों को किसी कंपटीशन में लाया जाए स्कूल लेवल पे ही, तो आपकी मैनेजमेंट या स्कूल प्रिंसिपल किस बच्चे को चूज करेंगे? वो उसी बच्चे को चूज करेंगे, क्योंकि स्कूल का कंपटीशन भी जीतना है और उस पर ट्रस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और वो परफेक्ट हो चुका है, वो उस फील्ड में काम कर रहा है। तो किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए, उस फील्ड में यही चीज़ें आएंगी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वोकेशनल कोर्सेज आपका बी वोक के कोर्सेज में आ जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी हमारे पास। जब भी आप लोगों के कॉल्स आएंगे या जो भी इंक्वायरीज आएंगी, तो डेफिनेटली हम लोग उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ये ध्यान रखें कि चाहे वोकेशनल कोर्स है, चाहे आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, या डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, सभी की डिग्री इक्विवेलेंट है, सभी की वैल्यू सेम है। बिल्कुल भी माइंड में मत रखिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं कॉलेज ना जाके और अपनी स्टडी पे फोकस करूं और मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो आप डिस्टेंस से अपना कंप्लीट करें एजुकेशन, और उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आप 2 साल 3 साल उस तैयारी में लगे रहेंगे और साइड बाय साइड आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है, तो आपकी मान्यता तो वही रहेगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी हो गई, तो उस पे आप ध्यान दें। तो हमारे ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब को हम लोग कनेक्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्कूल्स में बच्चों की जो क्वेरीज हैं, जो अभी तक हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बच्चों को उतना डिटेल नहीं क्लियर है कि क्या क्या हमारे आयाम हैं। यहाँ मैं एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन और क्लियर करूँगा कि ज़्यादातर बच्चे जो थे 12th स्टैंडर्ड तक, पहले 10th में कंफ्यूजन हुआ करता था कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें। अब 12th तक आते आते 10th के बाद में एक कंफ्यूजन और हो गया कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो गई, कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा क्रियोस देखने को मिल रहा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा आपका साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बीकॉम का कॉमर्स का बच्चा अपने ह्यूमैनिटीज साइंस के सब्जेक्ट्स को लेके चल रहा है। नो डाउट स्कूल आप लोगों को उसमें फेवर करेगा, बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या जो आपने सब्जेक्ट ऑफ चॉइस रखे हैं वो सारे के सारे मिलके आपको किसी टारगेट की तरफ लेके जा रहे हैं, या आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपने बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ा, या आपने अकाउंट्स के सारे बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ा, उसके साथ में कोई भी सब्जेक्ट उठा के आपने लगा दिया, साइंस का ये कॉम्बिनेशन लगा दिया, या ह्यूमैनिटीज़ का आपने उठा के पॉलिटिकल लगा दिया, हिस्ट्री लगा दिया। सो आपकी ज़रूरत क्या है? क्या आप वो सब्जेक्ट लेके जिस स्ट्रीम के साथ चल रहे हो उससे आपके और भी ज़्यादा ऑप्शन खुलने वाले हैं सेम स्ट्रीम में, या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा? तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि ये नहीं है कि आपके किसी साथी ने वो सब्जेक्ट लिया, उसने किसी रीजन से लिया होगा, वो अपने लेवल पे खुद चेकआउट करेगा, बट आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो अपनी जर्नी को ज़रूर ध्यान रखें कि ये मेरे कैरियर ग्रोथ में हर टाइम पे ये काम आएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग, अगर आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूर क्लियर करेंगे। तो बाकी पैनलिस्ट भी शायद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखेंगे, और आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर विकल्प बता पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक ब्रॉड गाइडलाइन आपको दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर अपने से रिलेटेड लगी होंगी, और या वो उससे आपके जहन में वो चीज़ें होंगी, आपकी जिज्ञासा होगी जानने की, तो वो जिज्ञासा आज पूरी होगी। अब हम डायरेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ बोलें, कुछ आपके बारे में, कुछ आपकी जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में। जी मैडम। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर
हमारे बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो रखा है उसके लिए थैंक यू डॉक्टर साहब। तो बेटा आपका जब आप लोग स्कूल आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में भेज रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस होता है कि हम स्कूल जाएं या ना जाएं, ठंड हो गई है, गर्मी हो गई है, कई बार बच्चों का स्कूल आने का मन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी कभी किसी किसी विषय में या पढ़ाई में आप लोगों का इंटरेस्ट छूट जाता है। तो स्कूल जाने का मन क्यों नहीं होता है बच्चों का? यही कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है कई बार। तो बच्चों के ऊपर जब आप स्कूल आ रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, या आपका नेक्स्ट आपको जब आपका एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है? तो ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, एग्ज़ाम्स का आ रहा है, पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, टीचर्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चा हर तरीके से स्ट्रेसफुल रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या आपको क्वेरीज, आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं कि भाई हमें ये चीज़ पूछनी है, हमारा ये सॉल्यूशन कैसे हो, किस तरीके से हो, उसी के लिए आज आपके लिए मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म जो है इसका प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो हमारे न्यू होली फेथ पब्लिक स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, हमारे प्रिंसिपल सब हैं, मेंबर्स हैं पैनल्स के, तो मैं चाहूँगी कि आज आप सबकी जो हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कैरियर से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व किया जाए, या आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो दिमाग जो है वो स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है आज के टाइम पे, उससे भी आप लोग ज़्यादा अपना दिमाग कुछ सोचने लग जाते हैं कि भी नहीं कहाँ से कहाँ हमें पहुंचना है, या क्या हमें चूज़ करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन बेटा कहा जाता है कि जब दिल में अगर जज्बा है, जुनून है, तो सभी समस्याएं बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। जितना मुश्किल भी नहीं है, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि समस्याओं से आप लोग जो है भागना शुरू कर देंगे। समस्याओं का डटकर सामना करेंगे, तभी आपके लिए हर चीज़ आसान होगी। तो सेम आपका करियर भी आपकी सेम चीज़ है, वही चीज़ है कि आप जितना आप इसके बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से आप अपनी क्वेरीज इकट्ठी कर रहे हैं, तो उतना ही आपके लिए इजी होगा। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि आप अपने दिमाग में जो आपके हैं वो इस पैनल से पूछ सकते हैं, उसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस समय कुछ जो नंबर नीचे टेलीफोन के दिए हुए हैं उस पे भी आप कभी भी बात कर सकते हैं। किसी भी समय अगर आप दिशा भ्रमित हो रहे हैं या आपको गोल थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप हमारे उन नंबरों पर फ़ोन करके आप किसी भी समय उनसे बात कर अपने इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।